तो चलिए स्टार्ट करें। हाँ, तो कल हम कहाँ तक पढ़ लिए थे। हम देख रहे थे हर्यक वंश। ठीक है। और हर्यक वंश में हमने किस 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 शासक को देखा। सबसे पहले बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। उसके बाद उदयन। उदयन के बाद नागदशक। ठीक है। नागदशक को किसने मार दिया? उसी के सेनापति शिशुनाग ने। और कौन से एक नए वंश की स्थापना की? शिशुनाग। सॉरी, अरे शिशुनाग वंश की। ठीक है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हुआ बताइए? शिशुनाग हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला शासक कौन आएगा? कालाशोक। और कालाशोक के बाद नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को कौन मार देगा? इसका सेनापति। और इसके सेनापति का नाम क्या रहेगा? महापद्मनंद। इस प्रकार महापद्मनंद एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम क्या रहेगा बताइए? नंदवंश। ठीक है। तो नंदवंश का संस्थापक कौन? महापद्मनंद। क्योंकि अभी ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पे मतलब जो अब राजा बन रहा है वो क्षत्रिय वर्ग से ना होकर के किस वर्ण से संबंधित है वो बताइए? दूसरे। ठीक है। वो नाई है। तो इसको लेकर के क्षत्रिय लोग क्या करेंगे? काफी विरोध करेंगे। तो वो उसके राज्य क्षेत्र में जितने भी क्षत्रिय होंगे और जो भी विरोध करेगा उन समस्त क्षत्रियों का वो समूल क्या कर देगा? नाश कर देगा। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? द्वितीय परशुराम बोला जाता है। और इसी के साथ इसे क्या बोल किसकी उपाधि दी गई यहां पे? किसकी? सर्व छत्रांतक। सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। समझ में आया? ठीक है। अब अब इसके बाद क्या होता है कि इसी वंश का जो अंतिम शासक आता है जिसका नाम क्या रहता है? धनानंद। ठीक है। और धनानंद बहुत ही ज्यादा भोग और विलास में डूबा हुआ व्यक्ति रहता है। ठीक है। जैसे चाणक्य कहते हैं कि जो राजा रहता है उसको कभी भी भोग विलास में नहीं डूबना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज, उसको कभी भी एकांतवास में नहीं रहना चाहिए। हमेशा विद्वानों के बीच में रहना चाहिए। अब विद्वानों के बीच में क्यों? इसीलिए आपने देखा ना कि जितने भी राजा रहेंगे तो आगे चल करके जैसे विक्रमादित्य अपने दरबार में 9 रत्नों को रखेंगे। आगे चल करके अकबर आएगा तो वो भी अपने दरबार में 9 रत्नों को रखेगा। तो ये सभी लोग विद्वानों को अपने मतलब दरबार में शरण क्यों देते थे? इसलिए देते थे ताकि राजा क्या कर सके बताइए? उनसे बहुत सारी चीजें सीख सके और राजा उनको बहुत सारी बातें क्या कर सके बताइए? बता सके। क्योंकि अगर कभी भी कोई राजा या कोई भी व्यक्ति एकांतवास में रहेगा तो वो क्या सोचेगा? अपने बारे में सोचेगा, व्यक्तिगत के बारे में सोचेगा। जबकि राजा को किसके बारे में सोचना चाहिए? प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। तो ये जो धनानंद था तो ये अपना पूरे टाइम भोग विलास में डूबा रहता था, अत्यधिक मदिरा का सेवन करता था और नृत्य संगीत में पूरी तरह से क्या हुआ करता था बताइए? डूबा रहता था। और बहुत ज्यादा क्रूर और लालची था। बहुत ज्यादा धन को संचय और इकट्ठा करने की इसमें क्या थी बताइए? एक आदत थी, एक इसका स्वभाव था। तो अब धन को संचय ये कहां से करता था? तो जनता पे टैक्स और ज्यादा टैक्स लगा करके। और अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो उसे किससे मारा जाता था? कोड़ों से सजा दी जाती थी। ठीक है। तो इस प्रकार इसके आते तक क्या हुआ? जो मगध साम्राज्य है, तो मगध साम्राज्य में क्या विसंगतियां फैल गई? यहां पे सबसे बड़ी विसंगति ये फैल गई कि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई। किससे परेशान हो गई जनता? यहां के राजा से ही। और राजा कौन है अभी यहां पे? धनानंद। ठीक है। अब इसी समय पैरेलल में क्या होगा देखो, है ना? जब जब राजा क्या हो जाएगा बताओ? कमजोर हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए? या तो उसका सेनापति ही क्या कर लेगा? उसके राज्य का अतिक्रमण कर लेगा, या उसके आसपास में जो भी राजा होगा वो क्या कर लेगा? आक्रमण करके उसके राज्य को अपने अंडर में कर लेगा। इसी समय एक व्यक्ति, ठीक है, इसी समय एक व्यक्ति मैसेडोनिया का शासक जिसका नाम क्या रहता है? सिकंदर। ठीक है। और
सिकंदर का सपना क्या था बताइए? पूरे विश्व को जीतने का सपना था, ठीक है। ये अफ्रीका के ऊपरी वाले हिस्से को, यूरोप के हिस्से को, है ना, और ईरान, इराक वर्तमान का मतलब जो है तो इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने क्षेत्रों को जीतते हुए कहां एंटर कर रहा था? भारत में। तो उस समय 16 महाजनपद में से यहां पे एक अफगानिस्तान की सीमा में एक महाजनपद थी जिसका नाम क्या था बताइए? कंबोज। और कंबोज के ही जस्ट नीचे क्या था बताइए? गांधार। अब सिकंदर कहां तक पहुंच गया समझिएगा। तो सिकंदर पहुंच गया कहां? यहां कंबोज और गांधार की सीमा पे पहुंच गया। कंबोज और गांधार की सीमा में पहुंच गया जीतते हुए। और यहां पे इसने क्या किया कि सबसे पहले, ठीक है, इसकी जो यहां पे लड़ाई होती है तो वो किससे होती है? यहां के एक राजा से जिसका नाम क्या है बताइए? आम्भी। ठीक है। तो आम्भी से जब किसकी लड़ाई होती है बताइए? सिकंदर की होती है। तो आम्भी क्या कर देता है? समर्पण कर देता है और बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा? धनानंद को हराने में मदद करूंगा। ठीक है। तो आम्भी किसके साथ हो गया बताइए? सिकंदर के साथ हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो अगला इसे झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे एक राजा मिलता है जिसका नाम क्या रहता है बताइए? पोरस। लेकिन पोरस हार नहीं मानता है, पूरी हिम्मत से किसका सामना करता है बताइए? सिकंदर का। ठीक है। और पूरी पूरी अपनी ताकत लगा देता है सिकंदर के लिए। लेकिन चूंकि सिकंदर के पास क्या है बताइए? घुड़सवार सैनिक बहुत ही अच्छे किस्म के थे। और वो किससे लड़ा करते थे बताइए? घोड़े में बैठ के लड़ते थे। ठीक है। तो बहुत ही कुशल और प्रशिक्षित थे। तो झेलम नदी के तट पे ये युद्ध होता है जिसे हम क्या कहते हैं? झेलम युद्ध कहते हैं, या कहते हैं हाइडे स्पीस का युद्ध। ठीक है। झेलम नदी को वो क्या कहते थे? हाइडे स्पीस कहते थे। तो हाइडे स्पीस का युद्ध होता है और इसमें फाइनली फिर सिकंदर क्या है? जीत जाता है। ठीक है। फिर पोरस को पकड़ करके लाया जाता है किसके सामने? सिकंदर के सामने। तो सिकंदर बहुत ही ज्यादा कूटनीतिक व्यक्ति था। वो जिस राजा को हराता था ना, उसको मारने में बिलीव नहीं करता था, बल्कि उसको अपने साथ में शामिल कर लेने में बिलीव करता था। ऐसा वो क्यों करता था? क्योंकि इससे उसकी शक्ति में क्या होती थी? वृद्धि होती थी। प्लस उसके पास इतने ज्यादा लोग तो है नहीं कि जहां जहां जीतता जाएगा तो अपना अपना आदमी बैठाता जाएगा। तो वो क्या करता था कि जो राजा हारता था, ठीक है, तो उसको सम्मान पूर्वक उसी के राज्य में बैठा देता था। लेकिन किसके अंडर में तुम आप काम करोगे? मेरे। यानी अब राजा मैं रहूंगा और मेरे अंडर में कौन काम करोगे? तुम काम करोगे। ठीक है। तो पोरस बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। जब पोरस को सिकंदर के सामने बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या किया जाए? हारने वाले राजा का तो सर कलम किया जाता है। तो बोला कि बिल्कुल मेरा सर कलम कर दिया जाए, लेकिन सर उठा करके। तो सिकंदर इसकी हिम्मत से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के क्या बोला कि एक काम करो, तुम यहां का राज्य कौन है? तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूं आगे। समझ रहे हो? और यहीं पे सिकंदर एक कूटनीति खेलता है। सिकंदर की जो वाइफ रहती है, ठीक है, उसका नाम क्या रहता है? रैक्सोना। और ये रैक्सोना क्या कर देती है? ये जाकर के राखी बांध देती है किसकी कलाई में? पोरस की। तो अब पोरस क्या हो गया? रैक्सोना का भाई हो गया। तो अब इसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी हो गई बताइए? पोरस की हो गई। तो इस प्रकार से यहां इसने कूटनीति से, क्योंकि भारतीय राजा जो होते थे वो बहुत ज्यादा एथिकल होते थे और बहुत उनमें मानवता होती थी, और वो सही का साथ दिया करते थे। किसका साथ दिया करते थे? सही। और जो भी अगर वो वादा निभाते मतलब करते थे तो उसको पूरा निभाते थे। तो आप देखेंगे आगे चल करके जैसे बहुत सारी कहानी मिलेगी इतिहास में कि जब 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 जैसे हुमायूं को आगे चल करके राखी बांधी जाएगी, है ना, तो जब जब राखी बांध देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा? भाई। तो भाई ऑटोमेटिक अपने बहन की राज्य की क्या करेगा बताइए? रक्षा करेगा। तो इस प्रकार सिकंदर ने किसको? आम्भी को भी अपने साइड कर लिया। आम्भी भी उसके साथ हो गया, पोरस भी उसके साथ हो गया। आम्भी ने पूरी जानकारी दी कहां के बारे में? मगध के बारे में, कि ये बहुत अच्छा समय है,
धनानंद एक पूरी तरह से विलासिता में डूबा हुआ व्यक्ति है और अब पूरी तैयारी हो गई कहां पे, आक्रमण करने की, मगध पे। ठीक है, तो जैसे ये तक्षशिला पहुंचते हैं तो यहां का राजा उस समय कौन रहता है, तक्ष। तो जैसे ही उस पर आक्रमण की योजना बनती है तो यही गंधार में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो यहां के आचार्य थे जिनका नाम क्या था बताइए, चाणक्य। तो चाणक्य जाते हैं भारत के सम्राट के पास। तो भारत का सम्राट कौन है, धनानंद, और उसको जाके बताते हैं कि ये गांधार और कंबोज तक पहुंच चुका है और आम्भी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है और पोरस भी इससे हार गया है। जबकि पोरस बहुत ही ज्यादा क्या था बताइए, प्रतापी राजा था। तो अब वो ये लोग पूरी योजना बना रहे हैं किस पर आक्रमण करने के लिए, मगध। तो आपको सबसे पहले तो अपने राज्य की सुरक्षा करना है और इसी के साथ साथ पूरे भारत की सुरक्षा करना है, नहीं तो भारत को कौन जीत लेगा, सिकंदर। तो इसमें हमारी नहीं, हमारे हमसे ज्यादा किसकी हानि है बताइए, आपकी हानि है। अब धनानंद क्या करता है, भगा देता है उसको वहां से, क्योंकि ये इस समय मदिरा पान कर रहा था और नृत्य देखने में क्या था बताइए, व्यस्त था। बोला इसको ब्राह्मण को भगाओ और इसको जो भी है भिक्षा दे दो। तो वहीं पे चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने शिखा में चोटी बांधते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक मैं धनानंद के साम्राज्य को समूल नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं इस शिखा को नहीं खोलूंगा। और वहीं वहीं बाहर जैसे जाते हैं तो फुटपाथ पे एक छोटा सा लड़का राजा मंत्री चोर सिपाही का खेल खेल रहा होता है, जिसपे ये लड़का किसका रोल कर रहा होता है, राजा का। वहीं से ये इसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसको प्रशिक्षित करते हैं और प्रशिक्षित करने के बाद ये यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य कितने बार युद्ध लड़ता है इससे, धनानंद से 17 बार युद्ध लड़ता है और 17वीं बार युद्ध में फाइनली 17वीं बार जीतता है और फिर जाकर के यहां मगध का एक नया राजा बनता है जिसका नाम क्या रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रकार मगध में एक सबसे शक्तिशाली वंश की स्थापना होती है जिसका नाम क्या रहता है, मौर्य वंश। ठीक है, लेकिन इसी बीच में अब सिकंदर को यहां कैसा रोका जाए। ठीक है, तो सिकंदर को रोकने के लिए अब चाणक्य ने एक कूटनीति बनाई। क्या कूटनीति बनाई, चाणक्य को पता था कि सबसे पहले तो मुझे आकर के सिकंदर को रोकना है और चंद्रगुप्त मौर्य तो अभी छोटा बालक है तो वो तो युद्ध लड़ नहीं सकता और मेरे पास ना राजा का सपोर्ट है और ना ही कोई सेना है, तो मैं इसे कैसे हराऊं। तो यहां पे चाणक्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि यहां पे अब झेलम नदी के आगे है तो कौन सी नदी थी, व्यास नदी। ठीक है, अब व्यास नदी के तट पर सेना पहुंच चुकी है। किसकी सेना पहुंच चुकी है बताइए, सिकंदर की सेना। अब इसी समय क्या हो गया है कि बारिश का, वर्षा का मौसम चल रहा है, घनघोर बारिश हो रही है, व्यास नदी अपने उफान पर भी है और सिकंदर के सैनिक सोचो वहां से लड़ते हुए आए हैं, इराक पार किए, ईरान पार किए, अफगानिस्तान पार किए, पाकिस्तान पार किए, अब यहां पे आ गए हैं कहां पे बताइए, भारत में। तो ये बहुत ज्यादा थक गए थे, इतना ज्यादा थक गए थे ये लोग कि अब ये लोग रेस्ट चाह रहे थे। लंबे समय तक युद्ध करते 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 आदमी क्या हो जाता है बताइए, परेशान हो जाएगा कि नहीं, अब मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाएगा कि नहीं बताइए। युद्ध लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है कि नहीं, जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत रहना अनिवार्य है कि नहीं, है ना। जैसे आप पढ़ने बैठे सुबह से, है ना, बोले कि बहुत पढ़ूंगा मैं, बहुत पढ़ूंगा, दिन भर पढ़े, 8-9 घंटे के बाद आप चित्त हो गए कि नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से थक गए कि नहीं, उससे ज्यादा एक दिन में पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, चाहे कितनी बैठ लो। उसके बाद बैठोगे तो फिर क्या होगा, दिमाग में चढ़ेगा ही नहीं। अब ये लोग चाह रहे थे रेस्ट और मानसिक रूप से हो गए थे क्या बताइए, कमजोर। और प्लस व्यास नदी पे उफान आया था, उसको पार करना भी अब अपने आप में एक चैलेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पे चाणक्य ने एक अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैला दी यहां पे, कि भारत भूमि जो है तो देवताओं की भूमि है और यहां पूरी तरह से देवताओं का आशीर्वाद है और जो भी यहां पे आक्रमण करने आएगा, व्यास नदी को पार करने करके जो भी आएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो सिकंदर के कुछ सैनिकों को उसने भेजा कि जाओ तुम लोग पहले पार करो। तो जैसे ही उन लोगों ने पार किया, ठीक है, तो वो लोग एक रात पहले क्या है, अपना नदी के किनारे भोजन बना रहे थे। तो चाणक्य ने योजना बना करके उनके भोजन में जाकर के गुप्त रूप से छुप करके जाकर के जहर मिलवा दिया और जितने सैनिक उस पार जाने थे
उन्हीं के खाने में जहर मिलवाया। तो जैसी सुबह हुई वो उस पार गए तो वहां जाके मर गए। तो यहाँ के सैनिकों ने देखा, बोले चाणक्य सही कह रहे हैं, जो भी नदी को पार करेगा वो क्या है बताइए, मर जाएगा। तो बाकी के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और अब बाढ़ और ज्यादा आ गई, प्रकृति ने भी यहां सहायता की। तो वो बोले अब हम नहीं लड़ेंगे, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। सिकंदर ने बहुत पकड़ा, बहुत मोटिवेट किया, लेकिन सैनिक नहीं माने, क्योंकि उतने लोग मर गए तो उनका मनोबल ऑटोमेटिक गिर गया। मानसिक रूप से तो ऑलरेडी कमजोर थे ये लोग, तो इनको और ज्यादा कमजोर बुद्धि से किसने कर दिया बताइए, चाणक्य। तो इस प्रकार चाणक्य ने अपनी कूटनीति और बुद्धि से भारत को इतने बड़े विदेशी आक्रमण से बचा लिया, नहीं तो भारत किसका गुलाम बन जाता, जाकर के सिकंदर का गुलाम बन जाता। और आने वाले समय में भारत का अस्तित्व नहीं रहता, भारत वहां से कौन कंट्रोल करता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना, ये जो मध्य एशिया के जो पूरे देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, तो कहीं ना कहीं भारत भी आकर के इस्लामिक कंट्री बन जाता। ठीक है, क्लियर है ना? लेकिन चाणक्य ने ऐसा नहीं होने दिया, इसीलिए चाणक्य इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इतनी ज्यादा बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि और किसी भी व्यक्ति के पास अभी तक नहीं रही है। ठीक है, अब समझना बात को। इस प्रकार मगध भी ऑटोमेटिक सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया? यहां मगध भी क्या हो गया, सुरक्षित। वहां विदेशी आक्रमण से भी क्या हो गई बताइए, यहां पे सुरक्षा। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति था सिकंदर का, जिसे पता चल गया था कि चाणक्य झूठ बोल रहा है। ठीक है, और वो कौन था? उसका सेनापति। ठीक है, और इसके सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, क्लियर है ना? ये सेल्यूकस निकेटर जो था, ये इसका थल सेना का सेनापति था। ठीक है, और इसके पास जल सेना भी थी, यानी कि आर्मी भी थी और नेवी भी थी। ठीक है, तो नेवी का इसका जो सेनापति था वो कौन था? निर्याकस था। ठीक है, तो निर्याकस तो जैसे ही बाढ़ और उफान देखता है व्यास नदी में, तो वो वहां से कहां चला जाता है बताइए? वापस चला जाता है। जैसे ही सब सैनिक वापस जाते हैं, तो वो भी अपनी पूरी टुकड़ी लेकर के कहां चला जाता है? वापस चला जाता है। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर को यह बात पता चल गई थी। ठीक है, अब सिकंदर कहां जाता है बताइए? वापस जाता है। ठीक है, वापस ये जाता है ग्रीस में, और वहां की जो जगह है बेबीलोन, तो वहां पे सिकंदर की क्या हो जाती है बताइए? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब सिकंदर की मृत्यु हो गई, तो बचा कौन बताइए? इसका सेनापति। अब सेनापति को यह चीज पता थी कि चाणक्य ने यह कूटनीति और अफवाह फैलाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब वो लोग मरे तो उन्होंने उल्टियां की, सभी ने उल्टियां की, उनके मुंह से फेन निकला, तो वो समझ गया कि ये क्या कुछ और नहीं बल्कि जहर है। ठीक है, तो ये अवसर को सेल्यूकस निकेटर ने इसे अवसर की तरह देखा कि अब सिकंदर का जितना साम्राज्य है पूरा मेरा हो जाएगा। तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो था ही, लेकिन भारत नहीं हो पाया था। तो अब की बार सेना लेकर के कौन आएगा बताइए? इसका सेनापति आएगा, जिसका नाम क्या है बताइए? सेल्यूकस निकेटर। अब ये सेना लेकर के आ रहा है। ठीक है, अब समझना बात को। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है, यहां मगध में क्या हो रहा है हम देखते हैं। ठीक है, मगध में चंद्रगुप्त मौर्य किसको परास्त कर दिया है? धनानंद को। और धनानंद को जैसे ही परास्त करेगा, तो ये देखेगा इसकी खूबसूरत बेटी रहेगी। ठीक है, जिसका नाम क्या था? दुर्धरा। तो दुर्धरा को बोलेगा जिसका कोई नहीं उसका मैं, और मैं इसी वक्त तुमसे क्या कर लूंगा? विवाह कर लूंगा। दुर्धरा मना कर देगी। क्यों मना करेगी बताइए? हाँ, क्योंकि तुमने मेरे पापा को मारा है, और मैं अपने पापा के दुश्मन से कैसे प्यार करूं। लेकिन नारी को सबसे ज्यादा पसंद होता है पावर, और फिर वो चाहे किसी के पास हो, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पावरफुल पहले कौन था? पापा, पापा जी। अब कौन पावरफुल है?
चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको कन्विंस करेगा, बोलेगा देखो तुम्हारे पापा ने लोगों के साथ बहुत गलत किया, बहुत अत्याचार किया, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाया, लोगों को कोड़े मार मार के, और तुम्हें पता है उनका एक ऑर्केस्ट्रा रूम भी है, तुमने कभी देखा? बोले नहीं। बोले चलो मैं दिखाता हूं। दिन भर यहीं मदरा पान करते रहते थे और दिन भर नृत्य और संगीत। राज्य में उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वो तो चाणक्य थे जिनने सिकंदर को रोक लिया, नहीं तो अगर मैं ना होता तो तुम्हारा साम्राज्य ना होता, मैं हूं। चाणक्य हैं तो मैं हूं तो तुम्हारा साम्राज्य है। तो कम से कम तुम्हें रानी बनने का मौका मिला है, नहीं ये पूरा साम्राज्य किसका हो जाता? सिकंदर का। दुर्धरा को ये बात समझ आई तो वो क्या बोलेगी? आई लव यू टू, और मैं भी तुम्हारे साथ अब चलती हूं। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा में क्या हो जाएगा बताइए? विवाह हो जाएगा, और इस प्रकार इसकी पहली पत्नी बनेगी जो कि बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, तो अब एक नई चीज चालू हो गई कि जो जिसके राज्य को हराएगा तो उसकी बेटी को, उसकी बेटी से क्या कर लेगा? विवाह कर लेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहां पे? ये तो भारत पे चल रहा है। अब चलो विदेश में चलें, क्या हो रहा है विदेश में? क्या हो रहा है? कौन आ रहा है? सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर किसको हराने के लिए आ रहा है? धनानंद को। लेकिन उसको पता नहीं था कि भारत में क्या हो रहा है। आज तक न्यूज चैनल था क्या इस समय? तो खबर मिल पाएगी क्या? व्हाट्सएप था क्या? तो पता चल पाएगा उसको क्या? नहीं। तो वो क्या सोच रहा है कि भारत में कौन शासन कर रहा है? धनानंद। और धनानंद तो ऑलरेडी बहुत क्या है? कमजोर। ये सारी बातें किसने बताई है? आम्भी ने बताई है। तो अब मैं जाके बड़ी आसानी से इसे परास्त कर लूंगा। लेकिन जैसे ये कहां आता है? भारत। तो इसकी मुलाकात किससे हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इससे पूछा, काय वड्डे तुम कैसे आ गए यहां? तो इसने बोला कि मैंने धनानंद को क्या कर दिया? परास्त। बोले तुम क्यों आए हो? बोले मैं तुमको परास्त करने आया हूं। अब इन दोनों में युद्ध होगा। क्यों युद्ध होगा? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर क्या कहता है कि ये सिकंदर का साम्राज्य है, वापस करो। अब वापस नहीं कर सकते हो तो फिर मुझसे क्या करो? तुम युद्ध करो। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा? इन दोनों के बीच युद्ध होगा। इस युद्ध में अगेन कौन जीत जाएगा? तो अब क्या होगा? बोलेगा बेटी कहां है? तो इसकी बेटी कौन थी? हेलना या कार्नेलिया। तो अब इसको परास्त करेगा, और परास्त करके इसको क्या बोलेगा? अब तुम किसकी हो? मेरी हो। अब ये कार्नेलिया से क्या करेगा बताइए? विवाह करेगा। ठीक है, नाराज कौन हो जाएगी? उसको समझाएगा मैं ये खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, इस राज्य के लिए कर रहा हूं, और राज्य की रक्षा करना किसका कर्तव्य होता है? राजा। ये मेरी मजबूरी है। जबकि अब उसको कौन पसंद आ गई है? देखो वो देसी है, ये विदेशी है। तो ज्यादा पसंद कौन उसको? ये। और इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि ये हिंदी बोलना नहीं जानती, तो ये दिमाग नहीं खाएगी। और ये दिन भर चैं चैं चू चू चैं चैं चू चू। और आदमी ऐसी लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो चैं चू दिमाग खा जाए। समझ रहे हो? जो ना बोले। आदमी कैसी लड़की को पसंद करता है मालूम है? जिसका स्वभाव अंधा गूंगा और बहरा, अंधी गूंगी और बहरी हो। हाँ, बस जो बोले वो करे। लेकिन ऐसी नारी इस सृष्टि में बनी है क्या? नहीं। लेकिन इसको मिल गई। क्यों? क्योंकि इसको वो भाषा नहीं आती जो चंद्रगुप्त मौर्य को आती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ज्यादा किसको पसंद करेगा? अब कार्नेलिया को पसंद करेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? तो सेल्यूकस निकेटर अपनी जो एक संधि होगी, इस संधि के तहत क्या होगा? कार्नेलिया की शादी किससे कर देगा? चंद्रगुप्त मौर्य से कर देगा। और यहां पे दोनों एक दूसरे को उपहार देंगे। ठीक है, समझना। इसके यहां आने का दो उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? दो। एक तो क्या मिल जाएगा? पूरा मगध मिल जाएगा। दूसरा मिल जाएंगे हाथी। क्योंकि हाथी कहां पे होते थे बताइए? मगध में होते थे। ठीक है, अभी तक इन लोगों ने हाथी नहीं देखा था। जब चंद्रगुप्त से लड़ाई हो रही थी तो यहां से ये लोग घोड़े पे लड़ रहे थे, और चंद्रगुप्त में जीतने का कारण यह था क्योंकि ये लोग हाथी से लड़ रहे थे। अब हाथी से लड़ने की टेक्निक इनकी बहुत अच्छी थी।
हाथी के सूंड में इन लोग ने क्या बांध दिया बताइए, जाली बांध दिया कि जिससे कोई भी तलवार मारेगा तो हाथी का सूंड नहीं कटेगा। तो हाथी सूंड से ही 4-5 लोगों को एक हाथ साफ करेगा। और उसके पांव में क्या बांध दिए, बड़े बड़े लोहे के नुकीले कील टाइप के। तो वो लात से भी हाथी मारता गया। तो पता चला कि एक बार में हाथी 4-5 कदम चला और 5-6 लोग को क्या कर दिया बताइए, चित्त कर दिया। तो ये क्या चाह रहा था कि मेरे को यहां से अच्छे किस्म के हाथी मिल जाए तो मैं वहां के फिर राज्य को जीतूंगा। तो इसने बोला मैंने क्या दिया तुम्हें, अपनी बेटी दी, और अपनी बेटी के साथ साथ मैं तुम्हें दहेज में दे रहा हूं वर्तमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पूरा मैं तुमको दे रहा हूं। ठीक है। फिर कार्नेलिया बोलेगी कि पापा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको भी तुम क्या कर दो, 500 हाथी दे दो। अब ये 500 हाथी किसके कहने पे दे देगा, कार्नेलिया, क्योंकि ये अब किसको पसंद करता है, कार्नेलिया को। अब पुरुष बहुत भोला भाला रहता है, अगर एक बार वो किसी महिला को पसंद कर ले तो वो अपना सब कुछ उसको दे देता है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। तो उसने पूरा 500 हाथी उठा करके किसको दे दिए बताइए, ले जा करके किसको दे दिए 500 हाथी, सेल्यूकस निकेटर को। इस प्रकार 500 हाथी किसको मिल गए, सेल्यूकस निकेटर को। तो वो वापस चला गया। ठीक है। और यहां पे इसको क्या मिल गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन गया, भारत का पहला अखिल भारतीय शासक बन गया। क्यों, क्योंकि इसके पहले जितने भी शासक हुए थे सबका साम्राज्य केवल मगध तक सीमित था, लेकिन इसका साम्राज्य कहां तक, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इतना बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि पहला अखिल भारतीय शासक प्राचीन भारत के इतिहास में कौन है, तो उसका नाम क्या लेंगे आप बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो समझ में आया आप लोगों को, इतनी चीज क्लियर है। अब देखना, ठीक है। अब इसका साम्राज्य क्या हो गया, बहुत बड़ा और अच्छे से कुशल पूर्वक, क्योंकि इसका परामर्शदात्री कौन था, चाणक्य, और इसने चाणक्य की हर बात को माना और इसीलिए इतना आगे बढ़ा। जैसे सिकंदर, सिकंदर के आगे बढ़ने का कारण क्या था, उसका गुरु कौन, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था बताइए, अरस्तु। ठीक है। अरस्तु के आगे बढ़ने का कारण क्या, उसका गुरु प्लेटो। प्लेटो के आगे बढ़ने का कारण क्या, उसका गुरु सुकरात। यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। समझ में आया। और सिकंदर का शिष्य कोई नहीं, इसीलिए फिर कोई आगे नहीं बढ़ा वहां से। समझ में आया। और चंद्रगुप्त मौर्य के आगे बढ़ने का कारण क्या था, चाणक्य। आ रहा है समझ में। इस प्रकार आपने देखा कि चाणक्य ने इतने बड़े बड़े गुरुओं के ज्ञान को परास्त कर दिया, यहां पे परास्त कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है। अब यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य कुशल पूर्वक शासन करेगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं जाएगी। लेकिन आगे चल करके क्या हो जाएगा, अकाल मगध में, मगध 12 वर्षों का क्या पड़ जाएगा बताइए, अकाल। अकाल मतलब क्या, बारिश ना होना, मानसून ना आना। जैसे अभी भी साइकिल डिस्टर्ब चल रही है कि नहीं, जब बारिश होनी थी तब हुई नहीं। ठीक है। और अब जाकर के बारिश क्या है बताइए, हो रही है। समझ में आया। तो पहले भी मानसून क्या हो जाता, जलवायु है वो तो हर 10 से 15 साल में बदल जाती है, तो बदल गई। अब क्या हुआ, इससे अब राजा कुछ कर सकता है अकाल पड़े तो, नहीं कर सकता है ना। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कौन परेशान हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसने ले लिया सन्यास, और सन्यास लेकर के कहां चला गया, कर्नाटक की जगह श्रावण बेलगोला में। ठीक है। यहां से ये उठ के कहां चला आया, कर्नाटक, और कर्नाटक में कहा गया, श्रावण बेलगोला। ठीक है। और यहां पर आकर के इसने यहां के पर्वत में क्या ली, शरण, और संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। मैंने आपको बताया था ना संलेखना विधि क्या होती है ना, धीरे धीरे समाधि की ओर जाना, खाना पीना सब सब कुछ क्या कर देना बताइए, त्याग देना। ठीक है।
तो इस प्रकार संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिए, अपने प्राण त्याग दिए। समझ में आया? ठीक है। इसका साम्राज्य इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये जो गुजरात है, इस क्षेत्र को उस समय क्या बोला जाता था बताइए, सौराष्ट्र। ठीक है। यहां मतलब यहां से कलिंग, हालांकि कलिंग पूरा नहीं जीता है, कलिंग में ध्यान नहीं दिया अभी, ठीक है। कलिंग से लेकर के सौराष्ट्र तक, और यहां कहां बताइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा इसके अंडर में था। ठीक है। अब सौराष्ट्र का इसका गवर्नर यानी कि एक राज्यपाल रहेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, पुष्य, नहीं पुष्यगुप्त। ठीक है। और ये जो राज्यपाल रहेगा, ये यहां पे सुदर्शन झील का निर्माण कराएगा। किसका निर्माण कराएगा, सुदर्शन झील का। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमें कहां से जानकारी मिली, ये जानकारी हमें एक शिलालेख से मिली। शिलालेख मतलब समझते हो ना, शिला यानी पत्थर, पत्थर में जो लिख दिया जाए उसे क्या बोला जाता है, शिलालेख। ठीक है। तो जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ जगह है, वहां का शासक जिसका नाम क्या, रुद्रदामन, उसने क्या लिखाया, अभिलेख। जिस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था, पुष्यगुप्त था, और उसने किसका निर्माण कराया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो यहां पर यह लिखा है, इसने अपने नाम का जिक्र नहीं किया है, पुष्यगुप्त ने यह बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण उनके गवर्नर के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है। समझ में आया? तो बनवाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन यह काम किसको सौंपा था बनाने का, वहां के गवर्नर पुष्यगुप्त को। समझ में आया? तो इस प्रकार सौराष्ट्र में सुदर्शन, अब इसी सुदर्शन झील की हम आगे कहानी पढ़ेंगे कि आगे चल करके ये डैमेज हो जाएगी, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण कराया जाएगा, फिर आगे चल करके इसका संरक्षण यानी इसको संरक्षित कराया जाएगा, है ना। तो ये सुदर्शन झील के बारे में आपसे कई प्रश्न आगे चल करके पूछेगा। अभी हमने क्या कर दिया, इसका निर्माण कर दिया। ठीक है। तो चलो अब आप लोगों से एक प्रश्न पूछता है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, तो क्या बोलेंगे आप, गलत, गलत और गलत। तो अब समझो, इसके पहले भी एक कोई व्यक्ति आया था जिसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है। तो समझना बात को, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया था, तो उसका नाम क्या है, ईरान का शासक डेरियस। ठीक है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो ये कहां का शासक था, ईरान का शासक, जिसका नाम क्या था, डेरियस। ठीक है। अब ये जानकारी हमें कहां से मिली, ठीक है, तो डेरियस के ही शिलालेख में मिली। किसमें मिली, शिलालेख में। और इसीलिए डेरियस को शिलालेख का जनक बोला जाता है, क्योंकि ये जो भी काम करता था वो किस में लिख देता था, शिलालेख में, कि मैंने इस राजा से लड़ाई की, यहां पे मैंने इस साम्राज्य को जीता। तो इस प्रकार से ये जो डेरियस है, ये किस वंश का शासक था, तो हक मनी वंश का शासक था। तो हालांकि इसका आक्रमण सफल नहीं हुआ, ठीक है, आया, आक्रमण किया और चला गया। ठीक है। हालांकि सफल तो सिकंदर का भी नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इसने आम्भी, पुरस, इन लोग को अपने पक्ष में कर लिया, आर्य समझ, और व्यास नदी तक पहुंच गया, है ना, तो मतलब सफल होने के लिए काफी प्रयास किया इसने। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में या पूरे भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, तो वो ईरान का शासक
हकमनी वंश का डेरियस था। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? डेरियस के ही शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा आक्रमण होगा तो वो यूनानी शासक सिकंदर करेगा। कौन करेगा? यूनानी शासक सिकंदर। ठीक है, क्लियर है ना? सिकंदर का जो नाम था वो अलेक्जेंडर निकेटर था। इसे क्या बोला जाता था? अलेक्जेंडर। ठीक है। और पूरा नाम इसका क्या था? अलेक्जेंडर निकेटर। जबकि इसके सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आ रहा है समझ में? दोनों के नाम पे निकेटर लगा था, लेकिन सिकंदर का पूरा नाम क्या था बताइए? अलेक्जेंडर निकेटर। और उसके सेनापति का क्या नाम था बताइए? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताइए? पूरी तरह से क्लियर है? ठीक है। अब देखो, आगे चल करके यही सेल्यूकस निकेटर क्या करेगा? इसकी जो कौन रहेगी बताइए? बेटी, जिसका नाम क्या रहेगा? हेलना या कार्नेलिया। इसकी शादी किससे करेगा बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य से करेगा। ठीक है। तो इसको भाषा की प्रॉब्लम जाएगी। किसकी प्रॉब्लम जाएगी बताइए? भाषा। तो इसको जरूरत हुई एक ट्रांसलेटर की। इसकी जरूरत हुई ट्रांसलेटर की, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की भाषा को सुनकर के मुझे समझाए और मेरी भाषा को सुनकर के चंद्रगुप्त मौर्य को समझाए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो इसके लिए फिर सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, ये रोने लगी, पापा जी कहां भेज दिए हो, यहां कोई मेरी बात ही समझता क्या? उसको पल्ले ही नहीं पड़ता। मैं आई हेट यू बोलती हूं तो उसको समझता है आई लव यू वो गुलाब का फूल देता है। बहुत ही ज्यादा समस्या में मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बोला ठीक है बेटी, कोई चिंता नहीं, मैं यहाँ के सबसे विद्वान व्यक्ति को भेजता हूं, और उसका नाम क्या है? मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज को कौन भेजता है? सेल्यूकस निकेटर। और क्यों भेजता है? अपनी बेटी की मदद के लिए भेजता है। और यही मेगस्थनीज जब यहां आता है तो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है, जिस पुस्तक का नाम क्या रहता है? इंडिका। इंडिका पुस्तक मतलब जिसमें इंडिया के बारे में जानकारी। तो हमें मौर्य वंश के बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। ठीक है। क्योंकि भारत के लोगों को ज्यादा लिखने लिखने का शौक नहीं था, हालांकि आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कोई लिखता इखता नहीं था। लेकिन चूंकि मेगास्थनीज दूसरी जगह से आया था, उसके लिए ये जगह नई नई थी, तो उसने यहाँ जो जो भी देखा पूरा लिखता गया। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में भी सब लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य है। आ रहा है समझ में? इसकी शादी इससे हुई है, पहली पत्नी ये थी। तो ये सब पूरी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। समझ में आया? और ये आकर के अब पूरी मदद करेगा। किसकी मदद करेगा यहाँ पे? हेलना की और कार्नेलिया की। और साथ ही भारत के बारे में जो जो भी देखेगा ये सब कुछ अपनी पुस्तक में क्या करेगा? लिखेगा। समझ में आया आपको? ठीक है। आगे चल करके अब जब ये आ गया और ये भी बहुत बात करने लगी तो सन्यास ही ले लिया। दुर्धरा को भी छोड़ दिया, कार्नेलिया को भी छोड़ दिया, और जाके श्रावण गोलवेला में जाकर के संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। समझ में? तो ये था मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट, कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो।